हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। कल हमने कांजी तक बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पारद की अस्त्र संस्कार की विधियाँ, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन स्वेदन संस्कार। तो स्वेदन संस्कार में क्या होता है? पारद जो होता है उसको आप क्या करना है, क्षार या अम्ल औषधियाँ होती है उसका कल्क बना लेना है और उसके अंदर आपको पारद को रख देना है और फिर उसकी पोटली बना लेनी है और पोटली बना के उसको 2 यंत्र में पाक करना होता है। इसी को स्वेदन संस्कार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं बुक से अपन। क्षार अम्ल औषधियों के साथ पारद को 2 यंत्र में पकाकर जो कर्म किया जाता है उसे स्वेदन कहते हैं। स्वेदन से क्या होता है, पारद का मल जो होता है वो शिथिल हो जाता है। ये रहा, है ना। अब स्वेदन की विधि की बात करते हैं अपन। तो स्वेदन में क्या क्या लेते हैं, 1 भाग पारद ले लिया आपने, फिर पारद अलग ले लिया, फिर आपने क्या किया, त्रिकटु लिया। त्रिकटु के साथ आपको पता है त्रिकटु में मरीच आता है, तो मरीच की जैसे ही आपको एक द्रव्य और लेना है वो होता है राई। तो त्रिकटु ले लिया, राई ले लिया, आद्रक ले ली, मूली ले ली और चित्रक मूल ले लिया, और आपको लवण में सेंधव लवण ले लिया। इन सभी को 1/16 मात्रा में लेना है आपको। ठीक है, फिर इसका क्या करना है, ये जो चूर्ण बनाए ना आपने, इसमें आपको कांजी डाल देनी है और फिर इसका थोड़ा सा घोट लेना है इसको, ताकि ये कल्क फॉर्म में आ जाए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक चतुर्गुण वस्त्र लेना है। फिर एक चतुर्गुण वस्त्र लेने के बाद उस पर वटपत्र का दोना बना देना है। उस दोने के आपको ऊपर क्या करना है, जो कल्क बनाया ना आपने द्रव्यों का वो रख देना है और उसके ऊपर पारद रख देना है और उसकी पोटली बना देनी है। ठीक है, पोटली बनाने के बाद एक 2 यंत्र होगा जिसके अंदर कांजी भरी हुई होगी। उस कांजी के ऊपर आपको उस पोटली को लटका देना है और उसका पाक करना है। और कितने घंटे, 3 दिन तक पकाएं, यानी 3 दिन तक पाक करना है, यानी पर डे है ना, 8 घंटे पकाना है उसको। और फिर सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, वटपत्र कलकादी इनको हटा देते हैं और उष्ण जल से उसको धो के द्विगुणित वस्त्र से छान के मर्दन संस्कार से पारद प्राप्त कर लेते हैं। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। मर्दन संस्कार, मर्दन में क्या होता है, कोई भी औषधि द्रव्य है, औषधि द्रव्य या अम्ल द्रव्य है, उसके साथ पारद को घोटने की जो प्रक्रिया होती है ना, कांजी डाल के घोटने की प्रक्रिया, उसको मर्दन बोल देते हैं। अब मर्दन की विधि आपको ये ऊपर वाले याद करना है, नीचे वाला याद मत करना है ना, इसमें सारी विधि आ गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोहे की तप्त खलवा होती है ना, उसमें आपको है ना 1 भाग पारद डालना है, तो 1/16 भाग गुड़, जला हुआ ऊन, सेंधव लवण, ग्रहधूम, ईंट का चूर्ण और राई, ये सब डालने हैं। और उसके साथ साथ आपको उसको घोटना है और साथ साथ में आपको कांजी भी ऐड करते जाना है और उसको घोटते जाना है। उसको आप मर्दन संस्कार बोल देते हैं, लेकिन याद रखना मर्दन हमेशा तप्त खलवे में करना है आपको। ठीक है, मर्दन हो गया। अब मूर्छन की बात करते हैं। मूर्छन में क्या होता है, मर्दन एक लिमिट तक आप किसी पदार्थ को घोटोगे ना तो वो मर्दन में आ जाता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप किसी भी पदार्थ को घोटोगे, नष्ट पिष्ट हो जाए वो, तब तक घोटोगे तो उसको मूर्छन बोल देते हैं। मूर्छन से ही आपको कि वो इतना घोट दिया कि उसको कि वो मूर्छित हो गया पारद, है ना। तो देखो, मूर्छन संस्कार उक्त औषधियाँ जो ऊपर बताएगी उन्हीं औषधियों के साथ पारद को नष्ट पिष्ट हो जाने पर नष्ट पिष्ट होने तक घोटने की जो प्रक्रिया होती है वो मूर्छन कहलाती है। ठीक है, मूर्छन की विधि की बात करते हैं अपन यहाँ पे। मूर्छन की विधि में क्या होता है, घृत कुमारी लेना होता है, 1 भाग पारद लेना होता है, 1/16 भाग जो होता है वो घृत कुमारी लेना होता है और त्रिफला लेना होता है और चित्रक मूल। 1 भाग पारद ले लिया, 1/16 भाग आपने घृत कुमारी ले लिया, चित्रक मूल ले लिया और त्रिफला ले लिया, है ना। उसका तप्त खलवे में आपको कांजी मिला के मर्दन करना है, और इतना मर्दन करना है कि वो नष्ट पिष्ट हो जाए। इसको आप मूर्छन संस्कार बोल देते हैं। उत्थापन की बात करते हैं अब अपन। उत्थापन में क्या होता है, जैसे आपने मूर्छन किया
हमने मान लिया मूर्छन किया, तो पारद मूर्छित हो गया, तो मूर्छन के बाद उसको उठाना भी तो ज़रूरी होता है। तो उत्थापन का मतलब होता है उसको पुनः अपने स्वरूप में लाना या पुनः उठाना। ठीक है, तो मूर्छन संस्कार के बाद पारद नष्ट पिष्ट होकर मूर्छित हो जाता है, तो पुनः अपने स्वरूप में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्थापन कहते हैं। ठीक है, अब उत्थापन करते कैसे हैं? उत्थापन में ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस आपको इतना ही याद रखना है। उत्थापन में आपको इतना ही याद रखना है कि सर्वप्रथम पारद लिया आपने और एक डोला यंत्र लिया जिसमें आपने कांजी भरी हुई है, उससे कांजी से आपने 3 दिन तक उसका स्वेदन करवा दिया और फिर उष्ण जल से प्रक्षालन कर दिया, तो उसका उत्थापन हो जाता है। और पातन में क्या होता है? उत्थापन और पातना यंत्र से भी उत्थापन हो जाता है। ठीक है, ये लाइन भी आप याद कर लेना। अब पातन संस्कार की बात करते हैं अपन। पातन संस्कार में ऊर्ध्व अध और तिर्यक पातन आते हैं। पारद को प्राप्त करना पातन कहलाता है। मैंने आपको पातन पहले भी बताए थे, ऊर्ध्व पातन, अध पातन, तिर्यक पातन। अब आपको ऊर्ध्व पातन की बात करते हैं अपन। इसको पहले अपन एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ऊर्ध्व पातन में क्या होता है कि ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जा रही है कोई चीज़। इसमें क्या है, आपको 2 मिट्टी के मटके लेने, इसमें क्या करना है, ये तो सीधा है और ये दूसरा मटका है। ठीक है, इसको मटका देख लेना है ना, दोबारा बनाती हूँ मैं एक बार। समझ जाना, ये 2 मटके हैं ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, 3 भाग पारद लेते हैं और 1 भाग ताम्र चूर्ण लेते हैं, है ना। इनको नींबू स्वरस डाल के इसकी पिस्टी बना लेते हैं और इस पिस्टी को आप क्या करते हैं, नीचे वाले इसके तल में है ना लेप कर देते हैं। ठीक है, अब लेप कर दिया आपने, इन दोनों का संधि बंधन तो करना ही है आपको, ये याद रखना। यहाँ लेप कर दिया, लेप करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपने पानी का आल बाल रखा हुआ है, यहाँ ये वाली सतह ठंडी है। अब आप जैसे इसको अग्नि दोगे तो क्या होगा, ये इस ठंडी सतह से जाके चिपकेगा, पारद धुएं के रूप में उठेगा और यहाँ पे वाष्प के रूप में उठेगा और यहाँ चिपक जाएगा, है ना। तो यहाँ अपन को ये पारद प्राप्त हो जाता है। अब इस पारद को क्या करते हैं, 2 गुना यानी डबल फोल्डेड कपड़ा लेते हैं, उससे छान लेते हैं और ऊर्ध्वपातन वाला पारद अपन को मिल जाता है। बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ मैं। देखो, पारद 3 भाग ले लिया आपने, 1 भाग ताम्र चूर्ण ले लिया, आवश्यकता अनुसार नींबू स्वरस डाल के मर्दन कर लिया। जो पिस्टी बनती है उसको नीचे पात्र के तल में लेप कर दिया। ठीक है, और अधोमुख कर नीचे वाले पात्र के मुख को, यानी दोनों पात्र जो थे ना, दोनों मटके, उनका संधि बंधन कर दिया आपने। ऊपर उसके आल बाल रख दिया जिसमें शीतल जल भरा हुआ होता है। क्यों रखते हैं उसमें, ताकि वो सतह ठंडी रहे। और नली लगा दिया, उष्ण जल को बाहर निकाल कर शीतल जल भर दिया जाए। मतलब ये कहना ये जा रहा है कि वो गर्म हो जाए ना वो आल बाल वाला जल, तो उसमें वापस वो गर्म जल निकाल लो और उसमें ठंडा जल भर दो, ताकि वो सतह ठंडी बनी रहे। फिर 12 घंटे तक अग्नि पर पाक करना है उसका। द्विगुणा वस्त्र से छान लेते और ऊपर के ऊर्ध्वपातन प्राप्त हो जाता है। अधपातन की बात करते हैं अपन। अधपातन में देखो क्या होता है, ये ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जा रहा था, ये मटका है, ये मटका है ना गड्ढे में रखा हुआ है, याद रखना। अधपातन में ये मटका है ना, ये गड्ढे में रखा हुआ है। मैं डायग्राम बहुत मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता, लेकिन मैं डायग्राम को आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसका नेक सरफेस वाला एरिया ना बड़ा होगा और किसका छोटा होगा। आपको पता चल रहा है इसमें नीचे वाले का नेक सरफेस एरिया ज़्यादा है, बस मैं वो ही दिखाना चाह रही हूँ, डायग्राम पे मत जाना बिल्कुल भी।
अधपातन की बात करते हैं। अधपातन में क्या करते हैं, ताम्र ऊर्ध्वपातित पारद ले लिया आपने और ताम्र चूर्ण ले लिया, इन दोनों की आपने पिष्टी बना ली। अब पिष्टी बना ली मतलब नींबू स्वरस डाल के उसका मतलब पिष्टी बना ली, और इसके ऊपर आपने यहाँ लेप कर दिया, और इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये गड्ढे में रखा हुआ है, याद रखना, गड्ढा खोदा था आपने, उसमें रखा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। और इसके ऊपर आपने क्या किया, बन्नियों पर लगा दिए और इसके ऊपर अग्नि जला दी। ठीक है, अब अग्नि जलाएंगे तो क्या होगा, ये पारद उड़ेगा, पारद उड़ के कहाँ आएगा, इस पानी में जमा हो जाएगा, पानी के संपर्क में आएगा ठंडी सतह, तो ये यहाँ अपन को प्राप्त हो जाएगा इस पानी के अंदर। इसी को अधपातित पारद बोलते हैं। ठीक है, यही है, इसमें और कुछ नहीं है। वो द्विगुणावस्था से छान लेते हैं, वो तो आपको पता ही है। अब देखो, ऊर्ध्वपातित पारद और ताम्र चूर्ण की पिष्टी को ऊपर के पात्र में लेप करें, नीचे के पात्र में जल भरें और मुख की संधि को कपड़े मिट्टी से बंद कर दें। फिर भूमि में गड्ढा खोदकर संधि बंधन इस यंत्र को स्थिर कर दें और न्योपल को पुट दे दें, और फिर पारद की पिष्टी से पारद के नीचे के पात्र में जल एकत्र में, पारद नीचे पात्र जो जल था ना उसमें एकत्र हो जाता है। पारद की गति ऊपर से नीचे की ओर होने के कारण इसको अधपातन बोलते हैं। अधपातित पारद को द्विगुणावस्था से छान लेते हैं। ऊर्ध्वपातन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर की ओर गति हो रही है, अधपातन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे की ओर गति हो रही है। अब तिर्यक पातन की बात करते हैं। तिर्यक पातन में भी कुछ नहीं है। तिर्यक पातन में क्या होता है, ये एक मटका ऐसे होता है, एक मटका ऐसे, एक मटका ऐसे, इनको एक नली से जोड़ देते हैं बस, इसमें जल भरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो मटका होता है ना, इसमें अधपातित पारद और धान्य अभ्रक समान भाग में घल्व में डाल के और कांजी मिलाकर एक पिष्टी बना लेते हैं। उस पिष्टी को यहाँ लेप कर देते हैं। अब जैसे इसको अग्नि देंगे ना अपन, अग्नि देंगे तो क्या होगा, ये पारद उड़ेगा, उड़ने के बाद क्या होगा, इससे होता हुआ इस पानी में आ जाएगा, इस जल में आ जाएगा, और यहाँ ये अपन को तिर्यक पातित पारद मिल जाएगा। इसको द्विगुणावस्था में छान लेंगे, यही है बस। अधपातित पारद और धान्य अभ्रक समान भाग खलबल में डाल के और उसमें सही मात्रा में कांजी मिलाकर नष्ट पीस होने तक मर्दन करें। उसके पश्चात तिर्यक पातन करें। मुर्दु मध्य तीव्र अग्नि, ये आपको याद रखने की जल में आ जाता है और स्वांग शीत होने पर उसको प्राप्त कर ले। इसमें अपन ने याद रखना धान्य अभ्रक लिया था, पहले वालों में अपन ने ताम्र चूर्ण लिया था और उनमें नींबू स्वरस की भावना दी थी, और यहाँ अपन ने कांजी की भावना दी है। ठीक है, डिफरेंस करते जाना। मैंने पहले ही बताया त्रिविध पाचन से क्या होता है, नाग वंग दोषों का त्याग कर देता है। बोधन संस्कार, बोधन आपने ना पातन संस्कार तक कर लिया। पातन संस्कार तक करने पर पारद क्या होता है, मंद वीर्य क्षण और मरणासन। मंद वीर्य मतलब उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। क्षण का मतलब होता है वो जो काम करना है उसको वो काम ही नहीं करता, और मरणासन मतलब मृत जैसी स्थिति में आ जाता है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। इनका सबका एक ही मतलब है कि पारद काम करना ही बंद कर देता है अपना, जो उसकी जितनी पोटेंसी थी उतनी पोटेंसी से वो काम नहीं करता है। तो अपन को क्या करना है, उसकी वीर्य उसकी पोटेंसी को वापस लाना है। उस पोटेंसी वापस लाने को ही बोधन बोलते हैं। वीर्य उत्कर्ष करने या उसकी पोटेंसी, वीर्य उत्कर्ष को ही पोटेंसी बोलते हैं। वीर्य उत्कर्ष के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को बोधन बोलते हैं। आप पेपर में पोटेंसी मत लिख के आ जाना, आपको वीर्य उत्कर्ष ही लिखना है। ठीक है, कहीं आप पोटेंसी लिख के आ जाओ, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि उसकी पोटेंसी को वापस लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोध, यानी वीर्य उत्कर्ष को वापस लाने की प्रक्रिया होती है उसको बोधन बोलते हैं। अब बोधन के लिए क्या करते हैं, एक मिट्टी का घड़ा लेते हैं, है ना, सेंधव लवण का घोल। अब सेंधव लवण का घोल का मतलब क्या होता है,
उसमें 1 भाग सेंधव मिलाते हैं, भाग सेंधव, और 3 भाग जल मिलाते हैं। सेंधव घोल का मतलब समझ आ गया। यहाँ पे 1 भाग सेंधव लवण मिलाना है आपको और 3 भाग आपको जल मिलाना है। जल मिला देना और फिर उसको एक मिट्टी के पात्र में या मिट्टी के घड़े में रख देना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, जो पारद था वो डाल देना है और उसका मुख बंद कर देना है। 3 दिन तक उसका मुख बंद कर देना है और फिर उससे पारद जो होता है वो वीर्यवान हो जाता है या वीर्य उत्कर्ष की प्राप्ति हो जाती है पारद को। वापस बता रही हूँ, एक मटका लेना है, मटके में क्या करना है, 1 भाग सेंधव लवण डालना है और 3 भाग आपको जल डालना है और उस मटके के अंदर आपको पारद को डाल देना है और ऊपर से उसको संधि बंधन कर देना है, ऊपर से उसको बंद कर देना है और 3 दिन तक रख देना है और उसके बाद में पारद जो होता है वो वीर्यवान हो जाता है और फिर पारद को चतुर्दिन अपन प्राप्त कर लेते हैं जल से निथार के। नियमन, नियमन आते ही आपको नियंत्रण याद आ जाना चाहिए। नियमन आती है आपको नियंत्रण याद आ जाना चाहिए। ठीक है, बोधन द्वारा वीर्य उत्कर्ष को करवा दिया अपन ने, वीर्य की प्राप्ति करवा दी। अब यहाँ क्या करते हैं, पारद की चपलत्व को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली जो प्रक्रिया या जो संस्कार होता है उसको नियमन संस्कार कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, नियंत्रित करने के लिए, पारद को नियंत्रित करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो नियमन संस्कार है। ठीक है, अब नियमन संस्कार करते कैसे हैं? नियमन संस्कार के लिए क्या करते हैं, आपको पानपत्र लेना होता है, लहसुन लेना होता है, सेंधव लवण, भृंगराज और बांझ का कूड़ा और इमली। क्या क्या लेने होते हैं, भृंगराज, बांझ का कूड़ा, इमली, 3 तो ये हो गए। सेंधव लवण लिया ही जाएगा और लहसुन और पानपत्र। अगर आपको 1-2 मिस्टेक भी हो जाए ना, मतलब याद ना रहे तो कोई बात नहीं है ना। एक आपको बांझ का कूड़ा, भृंगराज, इमली, 3 तो याद हो जाएंगे, बांझ का कूड़ा, इमली, भृंगराज और लहसुन और सेंधव लवण, है ना। इनको कितनी मात्रा में लेना है, 1/16 मात्रा में। और पारद कितनी मात्रा में, 1 मात्रा में पारद लेना है। ठीक है, इनकी कल्क में आपको पारद को रख देना है और कांजी में दोला यंत्र विधि से 3 दिन तक स्वेदन करवाना है। वो ऊपर वाला ही सीक्वेंस है। इनका कल्क बना लेना है, उसमें पारद को रख देना है और फिर आपको पोटली बना लेनी है। पोटली बना के कांजी भरी हुई है दोला यंत्र में, उस पर आपको स्वेदन करवा देना है, उसकी सफलता का नियमन हो जाएगा। दीपन संस्कार, दीपन, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पारद जो होता है ना, पारद के अंदर आप कुछ भी मिलाओगे ना, जैसे कोई भी धातु अगर आप पारद के अंदर मिलाओगे तो पारद उसको तुरंत खा जाता है। तो उस गुण को उत्पन्न करने के लिए दीपन संस्कार किया जाता है। पारद में बुभुक्षा मतलब भूख उत्पन्न करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को दीपन संस्कार कहते हैं, कि वो उसके अंदर कोई भी धातु मिलाए और वो तुरंत उसको खा जाए, जिसको जारण भी बोलते हैं ना। दीपन पारद में बुभुक्षा बढ़ाती है, भूखे प्राणी में भोजन इच्छा के समान रखता है, अनशीघ्र खा जाता है। उसी प्रकार पारद में ग्रास लोलुप होकर स्वर्ण आदि को शीघ्र ग्रसित कर लेता है, स्वर्ण आदि को शीघ्र ग्रसित कर लेता है। ठीक है, अब बुभुक्षा उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे अपन, स्फटिक, काशीश, टंकण, कृष्ण मरीच और सेंधव लवण, है ना, और शीघ्रों की छाल, इनको 1/16 भाग में ले लेना और 1 भाग में आपको पारद ले लेना है। इनको कल्क कैसे बनाएंगे, इनको कल्क बनाएंगे, कांजी डाल के तो बनाएंगे कल्क। इसका कल्क बनाएंगे और उसके अंदर पारद रख देंगे। पारद रखने के बाद उसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के बाद दोला यंत्र जो कि कांजी से भरा हुआ था उससे स्वेदन करवा देंगे। फिर उसके बाद में स्वेदन करवाने के बाद 3 दिन तक स्वेदन करवाएंगे। 3 दिन स्वेदन करवाने के बाद क्या करेंगे, उष्ण जल से प्रक्षालन कर लेंगे, तो दीपन संस्कार पारद प्राप्त हो जाएगा। एक आपने नोटिस किया, अपन ने जितने भी द्रव्य पढ़े ना, दूसरे पारद 1 भाग में आ रहा था, लेकिन अन्य जो द्रव्य आ रहे थे सारे वो 1/16 भाग में आ रहे थे, जिनका अपन कल्क बना रहे थे। अब यहाँ पे बता रखा है पारद संस्कृता अनुक्त मान। मैंने आपको अनुक्त पहले भी बताया था, जो नहीं बोला जाए फिर भी उसको ग्रहण कर लिया जाए, वो अनुक्त मान है। जैसे अपन को ये बोले कि आपको तेल लेना है, तो अपन क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर नहीं बोला है तो बेस्ट ही लेंगे, तो तिल तेल लेंगे।
आपको कुछ बात नहीं बोली जाए लेकिन आपको फिर भी उससे वो ग्रहण कर लेनी है, वो बताया गया अनुत्तमा। अब आपको ये बता रखा है कि प्रत्येक द्रव्य की मात्रा अगर आपको नहीं बता रखी है तो आपको 1/16 भाग में ही ग्रहण करनी है। अगर आपको कोई भी द्रव्य की कल्क की जो कल्क बना रहे थे ना अपन, वहाँ पे याद है सबको 1/16 लिया था, तो वही बता रखा है। अगर आपको किसी द्रव्य की मात्रा नहीं बता रखी है ना तो आपको 1/16 ग्रहण करनी है। हमें हर जगह बता रखा था कि 3 दिन तक स्वेदन करना है। अगर मान लो 3 दिन तक स्वेदन संभव नहीं है तो क्या करेंगे, निरंतर 1 दिन तक स्वेदन करना चाहिए। अब बताओ कैसे, क्योंकि इसमें ये था 3 दिन तक आप स्वेदन करोगे ना तो पर डे आपको 8 घंटे करने हैं ना, तो कितने हो गए 8 8 16 8 24 घंटे हो गए ना, तो 24 पूरे दिन में 1 दिन कर लो लगातार स्वेदन। अगर आपका 3 दिन पॉसिबल नहीं है पर 24 घंटे वाला रेशियो रहना चाहिए, ठीक है। और पारद के लिए अति तीक्ष्ण अग्नि का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वेपर है, उड़ जाएगा पूरा का पूरा वेपर बन के, ठीक है। मैंने जितना बता दिया उतना सफिशिएंट है, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर जितना पढ़ा दिया उसको जैसे पढ़ाया आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। पारद की गतियों की बात करते हैं अपन, है ना। तो पारद की यहाँ पे 5 टाइप की गतियाँ बताई गई है, जल गति, हंस गति, मल गति, धूम गति और जीव गति। अब अपन इसको बुक से नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे बुक से। मैं जैसे बता रही हूँ आपको वैसे ही कॉपी में लिख के आना और वैसा ही पढ़ना है, ठीक है। जल गति, जल गति में क्या होता है, पारद में अपन संस्कार कर रहे थे ना, तो अपन क्या कर रहे थे, जल से प्रक्षालन भी कर रहे थे। तो जल से प्रक्षालन करते वक्त है ना, पारद के कुछ कण है ना वो जल के साथ चले जाते हैं, तो पारद की कमी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, जल गति बोलते हैं। यानी जल के साथ पारद चला गया तो पारद की कमी हो गई, उसको जल गति बोल देते हैं, ठीक है। हंस गति में क्या होता है, आपने क्या किया, पारद का जब संस्कार कर रहे थे तो एक पात्र से दूसरे पात्र में आप पारद डाल रहे थे, तो जल्दी जल्दी डाल रहे थे ना, तो पारद के कुछ कण है ना उछल के बाहर चले गए, तो पारद की एंड लास्ट कमी हो गई, वो उछल के बाहर गए पारद के कण, तो पारद की कमी हो गई, उसको हंस गति बोल देते हैं। मल गति में क्या होता है, पारद के आपने संस्कार किए है ना, उसके मल का नाश करने के लिए पारद के संस्कार किए, तो कुछ पारद जो होता है वो नष्ट हो जाता है, उसको मल गति बोल देते हैं। धूम गति में क्या होता है, जब पारद को आप अग्नि देते हो तो क्या होता है, कुछ पारद जो होता है ना वो धूम के रूप में उड़ जाता है, जिससे पारद की कमी हो जाती है, उसको धूम गति बोल देते हैं। जीव गति, अब जीव गति की बात करते हैं। जीव गति क्या होती है, वो अप्रत्यक्ष होती है, जैसे अपने शरीर से आत्मा जाती है किसी को दिखाई नहीं देती ना, वैसे ये गति जो होती है ना वो किसी को भी दिखाई नहीं देती, इसको सिर्फ तंत्र मंत्र से ही रोका जा सकता है। अब देखो बुक से पढ़ते हैं अपन। पारद को स्वेदन मूर्छन संस्कार के पश्चात उष्ण जल से प्रक्षालन किया जाता है और प्रक्षालन करते समय पारद के सूक्ष्म कण जल के साथ निकल जाते हैं, जिससे पारद के मान में कमी आ जाती है, इसको जल गति बोल देते हैं। ये मैंने आपको बताया अभी। पारद को अन्य पदार्थों के साथ मर्दन करते समय एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं तो सूक्ष्म कण उछल कर चले जाते हैं, जिससे पारद में कमी आ जाती है, इसको हंस गति बोल देते हैं। मल गति में क्या होता है, मलों को दूर करने के लिए अनेक क्रियाएं की जाती हैं, जिससे मलों के साथ पारद कुछ निकल जाता है, पारद में कमी आ जाती है, उसको मल गति बोलते हैं। धूम गति में क्या होता है, पारद मूर्छना के समय आपको ये कुछ याद नहीं करना, पारद को अग्नि देते हैं तो पारद धूम के रूप में उड़ जाता है, जिससे पारद में कमी आ जाती है, उसको धूम गति बोल देते हैं। जीव गति, चारों गतियाँ प्रत्यक्ष है, ये ऊपर वाली चारों गति प्रत्यक्ष है, इसको देख सकते हैं अपन, लेकिन ये 5वीं जो गति है इसको देख नहीं सकते, है ना। इस गति को मंत्र ध्यान आदि से रोका जा सकता है। जिस प्रकार आत्मा से शरीर निकलते हुए दिखाई नहीं देती उसी प्रकार कोई गति को, इस गति को कोई देख नहीं सकता, नहीं पारद की इस गति को रोका जा सकता है। ये अदृश्य हानि है, अदृश्य। जीव गति जो होती है बस इतना याद रखना है, बाकी चारों वाली दृश्य थी और जीव गति वो है वो अदृश्य है, और इसका कोरिलेशन किससे किया गया है, आत्मा से किया गया है। अब बस हम यहीं तक करते हैं, कल पारद पद पढ़ेंगे अपन, जो 25 टाइप के हैं ना।
ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।